अस्सलाम वालेकुम, राफिया आसिफ, यू वाचिंग द फॉरेन डेस्क। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि पहले सहाफ़ी भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। उनकी अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो उनको कुछ मुकदमात की वजह से जेल जाना पड़ गया, तो नेपाल की अवाम ने, नेपाल की यूथ ने सड़कों पर एहतजाज करके उन्हें जेल से आज़ाद करवाया। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राबी लामीचाने के बारे में। राबी लामीचाने की अगर हम बात करें तो इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं थे, पहले जर्नलिस्ट हुआ करते थे। तो अगर हम इनकी बात करें, इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और एक जो सहाफ़ी होता था वो पॉलिटिशियन कैसे बना, इतना पॉपुलर लीडर कैसे बना। देखिए, आज मेरे ख्याल से आपने जो टॉपिक रखा है पॉडकास्ट का, वो एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका बड़े कम लोगों को पता है। और जब से नेपाल के वज़ीर आज़म बलंद्रा शाह बने, उन पे तो सब बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि बात हो रही है, एक नए लीडर की बात हो रही है। और ऐसे में राबी लामीचाने, उनका क्या किरदार है, वो कौन है और किस तरीके से ये आप लोगों को आज बताएंगी कि भाई वो उसी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जिस पार्टी को बलंद्रा शाह ने इलेक्शन से पहले ज्वाइन किया। ठीक है, वो है आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। 2022 में पार्टी बनी, राबी लामीचाने ने बनाई, रिलेटिवली नई पार्टी। और फिर उस पार्टी ने जो इलेक्शंस में करके दिखाया है वो ट्रेडिशनल पार्टीज को पीछे छोड़ के चली गई है। अच्छा, अब आपने सही कहा कि पहले एक सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट, ठीक है, टीवी एंकर, इनका अपना एक शो हुआ करता था। और इनके बारे में मशहूर है कि ये जो ऑफिशल्स हैं मुख्तलिफ, जो सरकारी ऑफिशल्स हैं, उनको लाइव बिठा के जो इनका अंदाज था क्वेश्चंस करने का, सवाल, देखिए इनकी आइडियोलॉजी पहले समझें कि ये बहुत ही ज़्यादा एंटी करप्शन, प्रो गवर्नेंस, वो वाली आइडियोलॉजी है। ठीक है, कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। सेंट्रिस्ट आप कह सकते हैं इनको, रिफॉर्मिस्ट कह सकते हैं। तो वो रिफॉर्म्स की बात करना, करप्शन के अगेंस्ट ऑब्वियसली जो बलंद्रा शाह का आपको स्टैंस नजर आता है वो ही इनका रहा। और फिर वो जिस तरीके से अपने शो के दौरान ये मशहूर होता चला जा रहा था मीडिया के अंदर भी या अवाम के अंदर भी कि एक ही वाज बीइंग कंसिडर्ड अ वॉइस ऑफ द पीपल। अवाम की आवाज़ जो है ना वो बनते चले जा रहे थे अपने क्वेश्चनिंग से, अपने उससे। सो ये सफ़र आई एम श्योर कहीं ना कहीं से ये ट्रांजिशन जो है वो उसके पीछे यही बुनियादी फ़लसफ़ा होगा कि जो बात आप कर रहे हैं, जिन लोगों से आप सवाल कर रहे हैं, क्यों ना आप उन लोगों में शामिल हो जाएं जो खुद कुछ तब्दील कर सकें, खुद कुछ चेंज कर सकें। और आपने कहते हैं, हमें हमारे यहाँ भी, जैसे पाकिस्तान में भी कहा जाता है कि जी आपने सिस्टम का हिस्सा बन के ही कोई तब्दीली लेकर आनी है। बहुत सारे लोग सिस्टम का हिस्सा बन के उन्हीं की तरह हो जाते हैं जो खराब सिस्टम जो है वो चला रहे होते हैं। और बहुत लोग मिसयूज करते हैं, बिल्कुल। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कोशिश करते हैं उस सिस्टम को तब्दील करने के, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। अब राबी लामीचाने ने ऑब्वियसली ये कोशिश की है और जो अवाम का एतमाद है इलेक्शंस में वो तो भरपूर नज़र आया। ठीक है, खुद भी इलेक्ट हुए हैं पार्लियामेंट में, बट इन्होंने मुनासिब समझा कि बलंद्रा शाह को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया अपनी पार्टी का। अच्छा, इसके पीछे कुछ लीगल वजूहात भी हैं, लोग कहते हैं। मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म तो नहीं है कि वो केसेस अब किस स्टेज पे खड़े हुए, बिकॉज मैं देख रही थी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि बहुत सियासी बुनियादों पे बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज उनको किया गया है और केसेस भी काफ़ी झूठे बनाए गए हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि शायद वो कोर्ट से भी केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएं अगर इसी तरीके से कोई सिस्टम में तब्दीली आती है या सिस्टम जो है वो सही फेयरनेस के साथ, जस्टिस के साथ काम करता रहता है। लेकिन इनके बारे में एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो 2010 का अशरा था, वो वाली जो दिहाई थी, उसमें काफ़ी अरसा ये अमेरिका में भी रहे। ठीक, अच्छा, इनकी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोग नहीं करते, अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत, ठीक है, वहाँ जाते हैं और फिर कहते हैं अच्छा कौन सा अपना मुल्क, पाकिस्तान से जाएंगे, ओह जी हम अमेरिका चले गए। पूरे खित्ते से कहीं से भी देख लें, लोगों का ख्वाब होता है जी आपने अमेरिका जाना है, आपका ड्रीम है कि पता नहीं वहाँ पे क्या कोई आपके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मैंने ये बहरहाल इनके हवाले से देखा कि ये बाकायदा यूएस सिटीज़न थे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जो एक इमिग्रेंट की स्ट्रगल्स हैं वो उन्होंने फेस किए हैं एक आम इमिग्रेंट की तरह। ये नहीं कि जनाब जाके वो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़ी कोई जॉब कर ली और उसके बाद आप अपने मुल्क को भी भूल गए और साथ ही साथ आप जो हैं वो एक अलग दुनिया में जाके बस गए। आपने कहा मैं जी एक डेवलप्ड कंट्री का एक सिटीजन बन चुका हूँ, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तो इनके बारे में जो मैंने देखा था कि ये बताया गया कि ये यूएस सिटीजनशिप छोड़ के
واپس گئے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اوبیسلی وہ میڈیا میں بھی فیم ملا, پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ جو پالیٹکس جوائن کرنے کا ایک جنون تھا وہ بھی انہوں نے اپنا ایک پورا کیا, اور پھر ایک ایسی پارٹی بنائی جس کو آپ ان اسپرٹ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں. ریفارمس کی بات کی, کرپشن کے اگینسٹ بات کی, سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی, برابری کی بات کی. خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, چاہے ان کے بچے نکمے کیوں نہ ہوں لیکن ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. اور غریب کا بچہ, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, چاہے جتنے مرضی قابل ہوں, ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں. سو ہمیشہ سے آپ نے دیکھا بلندرہ شاہ ہو گئے, رابی لمیچھانے ہو گئے, یہ اس حوالے سے بات کرتے آئے ہیں. سو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ آئی تھنک کافی ان کا نشیب و فراز سے گزرا ہے. US سٹیزن شپ اپنی گیو اپ کر دینا, پھر نیپال آنا, پھر پالیٹکس بھی آگے جوائن کرنا. اچھا, اس سٹیزن شپ کی وجہ سے بھی بائی دا وے ان کے لیے ایشوز بنے تھے, وہ بھی لیگل معاملات تھے, اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا تھا 2023 کے اندر. ٹھیک ہے کہ جی یہ سٹیزن شپ کے اوپر کوئی مسائل تھے, حالانکہ انہوں نے گیو اپ کر دی تھی. سو ابھی بھی کچھ کیسز چل رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کا جو میں نیپال میں اینالسٹ کو سن رہی ہوتی ہوں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید لمیچھانے جو ہے نا وہ ایک کنگ میکر بن چکے ہیں, جنہوں نے کنگ جو ہے وہ بلندرہ شاہ کو بنا دیا. سو کنگ اگلا کوئی بھی بنائیں گے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی لمیچھانے جو ہے نا ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بلندرہ شاہ کے بعد بھی کسی کو کنگ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. آئی ایم شیور اوبیسلی بالند شاہ جو ہیں وہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں, جو اپنی صلاحیتیں ہیں, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, اس کی بنیاد پہ اوپر آئے ہیں, اس کی بنیاد پہ سامنے آئے ہیں. لیکن بڑے لوگ ان کو کنگ میکر مانتے ہیں. پارٹی ایک نئی ہے, لوگ نئے ہیں, جو یوتھ ہے ان کو انہوں نے موبیلائز کیا ہے, ان کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے. سو ایسی شخصیات جن کی روٹس گراؤنڈ میں ہوں اور جن کی سپورٹ آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہی ہو, اور سب سے بڑی بات کہ یوتھ کی طرف سے وہ سپورٹ, تو پھر آپ ایسی پارٹیز کو اور ایسی شخصیات کو زیادہ لمبا عرصہ سروائیو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اچھا, ان کی اگر ہم پارٹی کی بات کریں, زیادہ پرانی نہیں ہے, 2022 میں RSP ان کی آئی, اور اس کو اتنی زیادہ پاپولیرٹی تھے کم ٹائم میں مل گئی. پہلا جب الیکشن تھا ان کو اتنی زیادہ بڑی ان کو کامیابی ملی اس میں. تو یہ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے, مطلب اتنی زیادہ یوتھ کی ان کو سپورٹ کیسے ملی؟ کیا جو عوام ہے نیپال کی اتنی تنگ تھی اپنی پرانی لیڈرشپ سے؟ دیکھیں, ایشوز تو ہر حکومت کے ہوتے ہیں, اور اگین جیسے اب ہم یہ جو جین زی پروٹیسٹ کی بات ہم نے کی پہلے بھی اپنے ایک براڈ کاسٹ میں, آج دوبارہ اس پہ کہ یوتھ کی طرف سے آپ کو جین زی جن کو آپ کہتے ہیں, اور جین زی کے بارے میں عام خیال, عام تاثر یہی ہوتا ہے نا کہ جن کو کچھ نہیں پتا ہے, اور یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, گلوبل کانفلکٹس کیا ہیں, ان چیزوں سے بالکل ہی دور دور رہتے ہیں. لیکن اپنے ملک سے تو پیار سب کو ہوتا ہے نا. اپنی سرزمین پہ اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, کچھ غلط ہو رہا ہے, تو وہاں پہ ایک بزرگ سے زیادہ آواز جس کی توانا ہوتی ہے نا وہ جوان کی ہوتی ہے. اور جب پھر اتنی بڑی تعداد میں یوتھ نکلتی ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ پھر وہ یہی الیکشن کا ریزلٹ بھی آ جاتا ہے جو بلندرہ شاہ ہم نے دیکھا, نیپال میں بھی دیکھ لیا. ایگزیکٹلی, دونوں ممالک جو ہیں وہاں پہ آپ کو یہ چیز فالو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اچھا, ماضی کا میں بھی دیکھ رہی تھی, جو ان کے پچھلے بھی وزیر اعظم تھے KP شرما اولی, ٹھیک ہے, سینئر بڑے پولیٹیشین ہیں, لیڈر ہیں کمیونسٹ پارٹی آف نیپال کے. اب انہوں نے زیادہ تر ٹائم آپ دیکھیں پرائم منسٹر کے طور پہ گزارا ہے, ملٹیپل ٹائمز یہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اور ریسنٹلی 2018 سے 2021 تک. اب بہت لوگوں کو لگتا ہے او جی انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. ریزائن نہیں کر دیا تھا, ریزائن کروایا گیا تھا. اب یہی پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں انہوں نے ہی مجبور کیا تھا. پھر انہوں نے بیچ میں ایک حماقت کی تھی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈیزالو کر دی. نیپال کی پارلیمنٹ 2 دفعہ 2020 میں اور پھر 2021 میں بھی, جو کہ بہت ہی ایک کنٹروورشل چیز بنی تھی, اور کرٹکس نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا تھا. پھر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا تھا اس معاملے کے اندر, اور سپریم کورٹ جو نیپال کی ہے انہوں نے پھر اس فیصلے کو ان کے غلط قرار دیا. پھر جو پارلیمنٹ ہے اس کو ری انسٹیٹ کیا. سو بعد میں رولنگ یہ بھی آ گئی تھی سپریم کورٹ کی کہ جو ان کی میجورٹی ہے نا پارلیمنٹ کے اندر وہ اب یہ کھو چکے ہیں.
फिर 2021 में इनकी जगह जो है वो शेर बहादुर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था. सो बेसिकली जो डेमोक्रेटिक या जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स होती हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया. और हमारे यहाँ अक्सर सियासतदानों को मसला होता है कि अगर आप नहीं तो आप कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट भी नहीं, सब भाड़ में जाए, बस हमें होना चाहिए रूल में, हमें कुर्सी पे बैठना चाहिए, हमें इक़्तिदार करना चाहिए. सो इंटरनल पॉलिटिक्स भी इनकी काफ़ी विद इन पार्टी शुरू हो गई थी, काफ़ी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से. फिर अगेन जो हमने जेनजी प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया बैन, कहने को तो वो क्या कहेंगे कि जी अच्छा सोशल मीडिया को क्यों बैन कर रहे हैं, क्योंकि जी वहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, जो नॉर्म्स हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के वो खातिर में नहीं लाए जा रहे. लेकिन असल वजह क्या थी? असल वजह क्या थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा मुखालफत आ रही थी, क्रिटिसिज्म आ रहा था, वो बहुत सी हुकूमतों से बर्दाश्त नहीं होता. अब तो वो अमेरिका में बैठे प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं बर्दाश्त करते, हर दूसरे को कहते फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक मीडिया, फेक चैनल, फेक जर्नलिस्ट, फेक रिपोर्टर. तो भाई हम तो फिर इस रीजन के लोग हैं, तो हमारे लोगों को तो ये बीमारी है कि भाई अपने खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म सुन ही नहीं सकते. तो ये चीज़ वहाँ पे भी आपको नज़र आई. लेकिन फिर इतनी बड़ी तादाद में यूथ निकली कि सबको चलता कर दिया, और फिर एंड पे जिसको उन्होंने लाना था वो ला के ही छोड़ा. अच्छा, इनके सपोर्टर्स एक और भी बात करते हैं कि जब ये वजीर थे तब इन्होंने शायद जो ताकतवर तबका था उनके खिलाफ इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कराई थी उनके खिलाफ, तो इसी वजह से उन्होंने उसके जवाब में इनके लिए इस किस्म के केसेस बनाए, मुकदमे बनाए ताकि इनसे बदला लिया जा सके. आप क्या कहती हैं? राइट, यही जो मैं भी पहले बात करी थी ना कि मुझे उन केसेस का टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, बट जितना मैं देख रही थी कि बहुत लोगों का ख्याल है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं ख़ास तौर से, वो ये मानते हैं कि बहुत से फेक केसेस इनके खिलाफ फैब्रिकेटेड केसेस बनाए गए हैं. और सिर्फ इसी वजह से, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि बीइंग अ होम मिनिस्टर कुछ ऐसे इकदाम थे जिससे लोगों को प्रॉब्लम है. राइट, और आप फिर इक़्तिदार में आने के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ आपका पूरे का पूरा ध्यान इस चीज़ पे हो कि अपोजिशन को हमने कैसे दबाना है, वो शायद उस वक्त की हुकूमत ने इनके साथ करने की कोशिश की, और जो बदला नहीं होता रिवेंज, अच्छा जी तुमने हमारे खिलाफ ये किया था अपने टाइम पे, नाउ दिस इज आवर टाइम, नाउ वॉच व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद यू. सो ये वो वाला हिसाब है. लेकिन रिवेंज जो है वो आपको ज़्यादा लंबा अरसा लेकर नहीं कहीं पे जा सकता. अगर इनके बनाए हुए केसेस जेन्युइन थे, बिल्कुल दुरुस्त थे, तो फिर वो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में या उससे नीचे की कोर्ट्स में चलने चाहिए. अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो यकीनी तौर पे सबसे बड़ी कोर्ट वही है, बट अगर नीचे की कोर्ट्स में है तो फिर वहाँ लोअर कोर्ट से फैसले होने चाहिए. और अगर इनके बनाए हुए केसेस में कहीं कोई गलती थी जो किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी सियासतदान को लगे कि भाई इनकी तरफ से गलती हुई है, तो भी कोर्ट्स हाजिर है ना. अगर आपकी कोर्ट्स वाकई आज़ाद हैं और वहाँ पे आज़ादाना तौर पे फैसले हो रहे हैं, तो फिर आपको वहीं से इंसाफ की तवक्को होनी चाहिए. हाँ, ये इशू है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो बहुत से लोगों का कोर्ट्स के हवाले से एक डिफरेंट व्यू होता है. अच्छा, हर दौर में हर हुकूमत में 4 लोग तारीफ कर रहे होते हैं, 8 लोग मुखालफत में होते हैं. फिर हुकूमत तब्दील होती है, कोई और पार्टी आती है तो फिर वो तारीफ कर रहे होते हैं, और फिर जो है वो लोग और पार्टीज तब्दील होते रहते हैं. केसेस, एक्सक्यूजेस, बहाने, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, वो सब के सब वही चल रहे होते हैं. सो ऑब्वियसली अगर इन केसेस में जान है तो फिर इनको चलना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे अगर सिस्टम फेयरनेस के साथ चल रहा है, मुकम्मल जस्टिस के साथ चल रहा है, तो इनको फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए. ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़. You are watching Apna Watan.